हेलो फ्रेंड्स, तो ड्रामा की स्टार्टिंग न्यूज के साथ होती है जिसमें लिंग कंपनी के चेयरमैन की डेथ हो जाती है और आज 12 बजे उनका फ्यूनरल किया जाएगा। उनकी डॉटर लिंग शिनयू अपने डैड की फोटो लेकर अपने घर आती है अपने बॉयफ्रेंड को फ्यूनरल पर अपने साथ ले जाने के लिए, पर वहाँ वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसकी ही सिस्टर के साथ रोमांस कर रहा होता है। ये देखकर शिनयू चिल्लाती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, आज डैड का फ्यूनरल है, तुम्हें शर्म नहीं आई क्या। उसकी स्टेप सिस्टर जिसका नाम चिन होता है वो कहती है कि मैं तो बस तुम्हारा रूम देखने आई थी कि ये भी तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तरह एकदम मस्त है। चिन शिन्यू से बहुत ही जेलिस फील करती है। वो उसका गला दबाकर कहने लगती है कि तुम मेरी लाइफ का सबसे बड़ा कांटा हो, सब तुम्हें ही पसंद करते हैं, मुझे नहीं। इवन डैड के जाने के बाद उनकी कंपनी भी तुम्हें मिलने वाली है। एक काम करो, अब तुम भी डैड के पास जाओ। बेचारी शिन्यू की बहुत ही बेरहमी के साथ वहीं पर डेथ हो जाती है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें खुलती हैं और एक हैंडसम मैन उसके पास होता है। शिन्यू कहती है कि क्या मैं जिंदा हूँ। उस हैंडसम यंग मैन का नाम फू सिहान है और यही हमारी स्टोरी का हीरो होता है। शिन्यू शॉक्ड होकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो उसे बताता है कि एक्चुअली में ये मेरा रूम है और तुम मेरे आने से पहले ही यहाँ पर सोई रही थी। तभी उसे एक पर्सन की आवाज आती है। वो बोलती है कि इस आवाज को मैं कभी भी नहीं भूल सकती। इस पर्सन ने 5 साल पहले मुझे ड्रग्स दिया था, इसका मतलब मेरा रीबॉर्न हुआ है 5 साल पहले। ये सोचते हुए वो अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। तभी सिहान उसे पूछता है कि तुम मेरे रूम में क्या करने आई हो। शिन्यू सोचती है कि फैंग और सिहान बिजनेस राइवल हैं और वो अपना रिवेंज लेने के लिए सिहान को अप्रोच करके उसका एडवांटेज उठाने का सोचती है और सिहान को सेड्यूस करने लगती है। वो उसे खुद से दूर करते हुए बोलता है कि तुम्हारे सेड्यूस करने की ट्रिक पुरानी हो चुकी है। मुझे लगता है कि मिस लिन शिन्यू को मुझसे कुछ चाहिए। अच्छा होगा कि तुम इन डर्टी ट्रिक्स को यूज करना बंद करके डायरेक्ट तुम्हें क्या चाहिए वो बताओ। वो कहती है कि चलो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम और फैंग ईस्टर्न सब प्रोजेक्ट के लिए एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हो। मैं उस प्रोजेक्ट को हासिल करने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। सिहान कहता है कि तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो। फैंग तो तुम्हारा फियांसे है ना। वो कहती है कि फियांसे माय फुट, वो मेरा कुछ भी होना डिजर्व नहीं करता। ये सुनकर सिहान के फेस पर स्माइल आ जाती है। वो शिन्यू से कहता है कि मैं किसी के साथ भी कोऑपरेशन नहीं करता, पर मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ, लेकिन पहले मुझे ये देखना होगा कि तुम कितनी कैपेबल हो। शिन्यू उसे कहती है कि नो प्रॉब्लम, लेकिन तुम भी अपने प्रॉमिस को याद करना। और मन ही मन में सोच रही होती है कि मुझे ये न्यू लाइफ मिली है, इसमें मैं उन दोनों कमीनों को अच्छे से मजा चखा कर रहूंगी। आगे हम देखते हैं कि चेन डैड को बटरिंग करते हुए कहती है कि मैंने आपके लिए स्पेशल टी खरीदी है पूरे 80,000 की। डैड कहते हैं कि तुम कितनी सेंसिबल हो, मेरा कितना ख्याल रखती हो। वहीं पर शिन्यू की स्टेप मॉम डैड को बोलती हैं कि ये है ही इतनी प्यारी, जब तुम बुढ़े हो जाओगे तब भी यही तुम्हारी केयर करेगी। डैड बोलते हैं कि मैं कंपनी शिन्यू के नाम कर चुका हूँ, जिनके लिए मैंने कुछ और सोचा है। ये सुनते ही स्टेप मॉम गुस्सा करने लगती हैं कि तुम मेरे और मेरी डॉटर के साथ हमेशा ऐसा ही करते हो, तुमने सब कुछ उसके नाम कर दिया है। उसका क्या भरोसा है कि वो इन फ्यूचर हम दोनों को घर से बाहर निकाल देगी। शिन्यू सोचती है कि ये लोग कितने बड़े ड्रामेबाज हैं, मैं अभी इन्हें जाकर मजा चखाती हूँ। वो वहाँ जाकर कहती है कि तुम जैसे लोगों को घर से बाहर निकालना ही पड़ता है। स्टेप मॉम कहती है कि देखा तुमने ये किस तरीके से हमसे बात कर रही है। चिन आगे आकर कहती है कि हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम से ऐसे बात करने की। उन्होंने तुम्हें कितने अच्छे से पाल पोस कर बड़ा किया है और तुम उनके साथ ऐसा बिहेव कर रही हो। शिन्यू भी उसे 2-2 थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि तुम इलेजिटिमेट डॉटर हो, तुम्हारी औकात नहीं है मेरे आगे बोलने की। मेरी मॉम लिंग फैमिली के प्रॉपर रीति रिवाज के साथ आई थी, ना कि तुम्हारी मॉम की तरह। जिनकी मॉम अपनी डॉटर को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आती हैं। शिन्यू उन्हें भी 2 थप्पड़ लगाती है और उनके गले में अपनी मॉम का नेकलेस भी निकाल लेती है और कहती है कि तुमने दोबारा मेरी मॉम की ज्वेलरी को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारे हाथों को तोड़ दूंगी। डैड शिन्यू को कहते हैं कि बस अब एनफ हो गया, मैंने तुम्हारी बहुत बदतमीजी बर्दाश्त कर ली है। वो उन्हें जवाब देती है कि आप तो मुझसे बात ही मत करो, आप तो मेरी मॉम के मरने के बाद ही अपनी मिस्ट्रेस को 3 दिन के अंदर घर ले आए थे। डैड गुस्से में उस पर हाथ उठाने वाले होते हैं
हैं, लेकिन तभी एक पर्सन आकर डैड का हाथ पकड़ लेता है जिसका नाम शिंग यान है। वो कोई नहीं, शिन्यो का ब्रदर है जो उसकी पास लाइफ में मर गया था। शिन्यो उसे देखकर काफी इमोशनल हो जाती है और उसे हग करके रोने लगती है। ब्रदर, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं तुम्हें दोबारा इस लाइफ में देख पाऊंगी। वो कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, और वो स्टेप मॉम और चिन से कहता है कि आप लोगों ने फिर से मेरी सिस्टर को बुली किया। स्टेप मॉम डैड को कहती हैं कि देखा आपने, ये भी हमें ही सुना रहा है। डैड शिंग यान पर ही गुस्सा करने लगते हैं कि तुम्हारी ही वजह से शिन्यो इतना बिगड़ गई है। शिंग यान बोलता है कि डैड, मैं अच्छे से जानता हूँ कि मेरी सिस्टर कैसी है और ये दोनों किस तरीके की हैं। इतना सुनते ही चिन की नौटंकी शुरू हो जाती है। वो रोना धोना शुरू कर देती है। ये सब मेरी मिस्टेक है। लगता है कि मैं लिंग फैमिली की डॉटर कभी नहीं बन सकती। डैड, अगर ये इतना ही मुश्किल था तो आपने मुझे इस दुनिया में आने ही क्यों दिया। शिंग यान बोलता है कि अपना ड्रामा बंद करो। अगर इतनी ही सेल्फ रिस्पेक्ट है तो अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर क्यों नहीं चली जाती। डैड फिर से गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि क्या तुम नहीं चाहते कि मैं कुछ और साल जिंदा रहूं। शिंग यान शिन्यू से पूछता है कि तुम बताओ मुझे यहाँ पर क्या चल रहा है। शिन्यू बताती है कि ब्रदर, इन लोगों ने फिर से मॉम की ज्वेलरी को चुराया है। मैंने इन्हें रेड हैंडेड पकड़ा है। तभी शिंग यान घर के सर्वेंट्स को बुलाकर पूछता है कि अभी जाकर मॉम के सामान को चेक करके आओ। अगर उसमें से कुछ भी मिसिंग हुआ तो तुरंत पुलिस को कॉल करो। सर्वेंट बोलता है कि जी बिल्कुल, मैडम की एक एक ज्वेलरी मास्टरपीस है और उसके लिए चोर को लाइफ टाइम की सजा हो सकती है। ये सुनते ही स्टेप मॉम और चिन शॉक्ड हो जाते हैं कि प्लीज पुलिस को कॉल मत करो, मैं जेल नहीं जाना चाहती हूँ। डैड स्टेप मॉम को डांटते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि अपनी लिमिट्स में रहा करो और मेरी फर्स्ट वाइफ की किसी भी चीज को टच मत करो, लेकिन तुम नहीं मानती हो। डैड गुस्से में वहाँ से उठकर चले जाते हैं और वो दोनों भी उनको मनाने के लिए उनके पीछे पीछे जाती हैं। उनके जाने के बाद शिन्यो अपने ब्रदर के लिए सोचती है कि इस लाइफ में मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करके रहूंगी और उसे बोलती है कि ब्रदर, मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी बुली नहीं कर सकता। शिंग यान उसे क्रिटिसाइज करते हुए कहता है कि हम बट फॉर्चुनेटली तुम्हारी शादी जल्दी होने वाली है। मैं खुश हूँ कि तुम्हारी शादी तुम्हारे लवर से होने वाली है। शिन्यो सोचती है कि वो कमीना मेरा प्यार तो क्या, मेरी नफरत भी डिजर्व नहीं करता है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग और उसके डैड शिन्यो के लिए मैरिज प्रपोजल लेकर आते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे गिफ्ट्स भी लाते हैं जिसमें काफी सारे गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी, बिल्डिंग एंड प्रॉपर्टी और लिमिटेड एडिशन की ब्रांड न्यू कार होती है। ये देखकर शिन्यो के डैड हैप्पी होते हैं कि उनकी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है और साथ ही साथ उसे इतनी सारी ब्राइड मनी भी दे रहे हैं। शिंग यान फैंग से बोलता है कि मेरी मॉम मेरी सिस्टर के लिए अपनी सारी ज्वेलरी छोड़कर गई हैं, जिसकी कीमत मिलियंस में है, तो ये गिफ्ट उसके आगे कुछ भी नहीं है। फैंग उसके ब्रदर को इम्प्रेस करने के लिए बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं लाइफ में जो भी ऑन करूँगा वो सिर्फ शिन्यो के लिए ही होगा और यहाँ तक कि मैं उसकी मॉम की दी हुई एक भी चीज को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। तभी शिन्यो को अपने पास लाइफ की मेमोरीज याद आती हैं जिसमें वो पैसों के लिए उसे बहुत मारता है, पर यहाँ तक कि उसकी मॉम की दी हुई सभी चीजों को भी छीन लेता है। शिन्यो कहती है कि मुझे तुमसे कुछ सवाल करने हैं। फैंग बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हें ये गिफ्ट पसंद नहीं आए क्या? शिन्यो बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, पर तुमने जो लिमिटेड एडिशन की कार गिफ्ट में दिखाई है फूसी हैन के पास है, तो ये कार तुम्हारे पास कहाँ से आई? ये क्वेश्चन सुनकर वो नर्वस हो जाता है और बोलता है कि अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैन्युफैक्चर कंपनी में कॉल करके खुद कंफर्म कर लो। शिन्यो बोलती है कि ये वेज भी फेक है, यहाँ तक कि ये बिल्डिंग भी नहीं बनी है। फैंग और उसके डैड कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि ये बिल्डिंग अभी नहीं बनी है, एक बार मुझे ईस्टर्न सब का प्रोजेक्ट मिल जाए फिर तुम देखना कि मैं शादी से पहले तुम्हारे लिए ही बिल्डिंग रेडी करवा दूंगा। शिन्यो बोलती है कि वो तो ठीक है, पर क्या तुम मेरे ब्रदर और डैड की सेटिस्फेक्शन के लिए अपनी फैंग ग्रुप के शेयर्स मेरे नाम पर कर सकते हो? यह सुनकर वो चुप हो जाता है। तभी शिन्यो का ब्रदर शिंग यान कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये फेक गिफ्ट लेकर मेरी फैमिली को फूल बनाने की। फैंग और उसके डैड अपनी इंसल्ट करवा कर वहाँ से चले जाते हैं। फैंग के डैड वहाँ से बाहर आकर उस पर गुस्सा करते हैं कि तुम एक छोटी सी लड़की को भी नहीं संभाल सकते हो, तुम कितनी बड़े स्टूपिड हो। वो बोलता है कि ऐसा आज तक नहीं हुआ है, वो हमेशा मेरी बातों में आ जाती है। इवन जब मैं गुस्सा होता हूँ तो वो झट से
से मुझे मनाती है। पता नहीं आज वो इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई। डैड बोलते हैं कि कहीं उसे तुम्हारे और चिन के अफेयर के बारे में तो पता नहीं चल गया। वो बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, अगर ऐसा होता तो वो मुझे ईस्टर्न सब प्रोजेक्ट को हैंडल करने में हेल्प नहीं करती। उसके डैड बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगे और कैसे करोगे, पर मुझे लिन ग्रुप को हासिल करना है, अदरवाइज हम फू ग्रुप को कैसे नीचा दिखाएंगे। फैंग बोलता है कि डोंट वरी डैड, वो मेरे अलावा किसी और से शादी नहीं करेगी। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि फैंग और फू ग्रुप कतर दुश्मन हैं। वहीं दूसरी तरफ शिंगयान अपनी सिस्टर के लिए वरिड होता है। वो उसे पूछता है कि तुम लोगों के रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या तुम अभी भी उससे शादी करना चाहती हो। तभी शिन्यो की नजर टेबल पर रखे हुए एक बुल के स्टैचू पर जाती है और वो फ्लैशबैक मेमोरीज में याद करती है कि जब फैंग ने उसे वेडिंग के लिए प्रपोज करते हुए शिंगयान से बोला था कि तुम शिन्यो के लिए वरिड मत होना और वो हमेशा मेरी आंखों का तारा बनकर रहेगी। अगर मैंने उसे जरा सा भी दुख दिया तो तुम इस बुल से मेरा सर फोड़ देना। ये सोचकर वो स्माइल करने लगती है कि कैसे उस फ्रॉड पर्सन ने मेरा फूल बनाया था। वो उसे रिवेंज लेने के लिए अपने ब्रदर से कहती है कि हाँ ब्रदर, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, इवन मुझे एक ग्रैंड वेडिंग चाहिए। शिंगयान सोचता है कि आज मेरी सिस्टर इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रही है। नेक्स्ट मोमेंट में शिन्यो फू शियान से मिलने जाती है। वो पूछता है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है ना। वो उसे कहती है कि हाँ तुम टेंशन मत लो, पास्ट लाइफ में मैंने जो भी गलती की थी वो दोबारा नहीं होगी। उसने मुझे प्यार के जाल में फंसाया था और मेरी बारी है अब। फूशियान कहता है कि क्या बोला तुमने, पास्ट लाइफ, इसका क्या मतलब है। वो कहती है कि कुछ नहीं, चलो हम आगे का प्लान के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ईस्टर्न सब प्रोजेक्ट का हेड शिन्यो की फैमिली फ्रेंड्स हैं। अपनी फैमिली फ्रेंडशिप का यूज करके ही उसने अपनी पास्ट लाइफ में वो प्रोजेक्ट फैंग को दिलवाया था, जिसकी वजह से ही फैंग की कंपनी की वैल्यू और स्टेटस इंक्रीज हो गई थी। जिसके बाद वो चिन के साथ मिलकर लिंक ग्रुप को भी हड़पने की कोशिश करते हैं। फूशियान शिन्यो को होटल की लग्जरी स्वीट के मास्टर की देता है। वो उसे बताता है कि फैंग ने इस रूम को पूरे 1 मंथ के लिए बुक किया है। इसकी डुप्लीकेट की बनवाना काफी मुश्किल था और अब आगे क्या करना है वो तुम जानती हो। शिन्यो उसे की को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी फूशियान उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। वो कहता है कि क्या मैं कोई ऐसा वैसा पर्सन हूँ जिसे तुम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग बुलाओगी और अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ऐसे ही बीच में छोड़कर चली जाओगी। तुमने मुझे क्या समझा है। वो उसे बोलती है कि हाँ तो मैं तुम्हें एंटरटेन करूँ, वैसे भी मैं जानती हूँ कि तुम वुमेन में इंटरेस्टेड नहीं हो। फूशियान कहता है कि एक्सक्यूज मी, तुमने ऐसा कैसे बोल दिया। वो कहती है कि मैंने ये खुद नोटिस किया है, उस दिन मैं तुम्हारे बेड पर थी और तुमने मुझे कुछ भी नहीं किया। वो कहता है कि कुछ भी मत बोलो, वैसे भी तो तुम मेरे टाइप की नहीं हो। और वो उसे एक फोटो दिखाता है जिसमें उसने उस पर्सन को अरेस्ट कर लिया था जिसमें उस दिन शिन्यो को ड्रग्स दिया था और वही फैंग को इन्वेस्टमेंट के लिए फंडिंग करता था। वो बोलता है कि ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से एक एक्स्ट्रा गिफ्ट है और अब वो विदाउट फंडिंग मुझसे कम्पीट नहीं कर सकता है। ये सुनकर शिन्यो बहुत ही खुश हो जाती है और फूशियान के चीक्स पर किस करके कहती है कि ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से एक्स्ट्रा गिफ्ट है। वो उसे दोबारा से किस कर लेता है और कहता है कि मैं किसी का उधार नहीं रखता, अब तुम्हारा और मेरा हिसाब बराबर हो चुका है। जब शिन्यो घर जाती है तो स्टेप मॉम उसे बोलती हैं कि सोसाइटी वाले लिंग फैमिली के बारे में गॉसिप कर रहे हैं कि उनकी एल्डर डॉटर एक कैरेक्टरलेस लड़की है जो सारी रात दूसरे लड़कों के साथ हैंग आउट करती है। शिन्यो बोलती है कि अभी सिर्फ 8 बजे हैं एंड बाय द वे आप मेरी मॉम नहीं हैं, तो मेरी केयर करने की एक्टिंग करना बंद कर दो। और वो लग्जरी रूम की दिखाकर बोलती है कि कल मेरी और फैंग की एनिवर्सरी है, उसने मेरे लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सरप्राइज अरेंजमेंट किया हुआ है। तुम जानती हो कि कुछ लग्जरी रूम की कॉस्ट कम से कम 100 मिलियंस में होगी। चिन कहती है कि फैंग कब से तुम पर इतना मेहरबान होने लगा। शिन्यो उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि वो तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है, थोड़ा रिस्पेक्ट से बात करो। एक्चुअली में उसने ये सब इंटेंशनली किया था क्योंकि वो जानती है कि चिन को उसकी खुशियों को खराब करने में बहुत ही मजा आता है और ये ट्रैप उसने उसका रेड हैंडेड एक्सपोज करने के लिए बनाया था कि वो उस रूम में जाए और शिन्यो उसे डैड के सामने एक्सपोज कर सके। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। फैंग और शिन्यो प्रोजेक्ट की मीटिंग के लिए आए होते हैं। फैंग बहुत ही नर्वस नजर आ रहा होता है। शिन्यो कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं
हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। फैंग ईस्टर्न सब प्रोजेक्ट की हेड मिस्टर चेन को लेकर अपने वीआईपी रूम में जाता है, जहाँ पर चेन पहले से ही सेडक्टिव कॉस्ट्यूम पहनकर डांस कर रही होती है। ये देखकर मिस्टर चेन फैंग पर चिल्लाने लगते हैं कि क्या तुम इस तरीके से बिजनेस करते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सेड्यूस करने की, वो भी एक लड़की को भेजकर। फैंग उन्हें कुछ कहने वाला होता है कि वो फैंग से डील को कैंसिल करके वहाँ से चले जाते हैं। शिन्यो फैंग को एक थप्पड़ मारती है और चेन से जाकर कहती है कि तुम एक अगली डकलिंग हो और चाहकर भी तुम ब्यूटीफुल सवैन नहीं बन सकती हो। फैंग शिन्यो का हाथ पकड़कर बोलता है कि प्लीज मुझे एक बार एक्सप्लेन करने का मौका दो, ये सब कुछ इस नेस्टी वुमन की वजह से हुआ है, इसने ही मुझे सेड्यूस करने की कोशिश की है। और वो चिन को थप्पड़ मार कर वहाँ से भगा देता है। एंड देन शिन्यो से कहता है कि आई बिलीव कि इन सब की वजह से हमारा ब्यूटीफुल रिलेशन खराब नहीं होगा, तुम तो जानती हो कि सिर्फ तुम्हें प्यार करता हूँ। वो उसके फेस पर एक थप्पड़ लगाती है और कहती है कि मैंने अपने डैड से बोला था कि तुम्हारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और मैं तुम्हारे लिए 1 बिलियन का चेक भी लेकर आई थी। ये सुनकर वो बहुत ही खुश हो जाता है, पर शिन्यो उसकी आंखों के सामने ही वो चेक के छोटे छोटे टुकड़े कर देती है और हवा में उन्हें उड़ा देती है और उसे ऑफिशियली ब्रेकअप कर लेती है। शिन्यो के रिवेंज का पहला स्टेप वो अचीव कर लेती है, फैंग को फाइनेंशियली पूरी तरीके से बर्बाद करके। वहीं पर मिस्टर चेन गुस्से में होटल से बाहर निकल रहे होते हैं, तभी फूशी हैन उन्हें समझाने आता है और मिस्टर चेन से बात करने की कोशिश करता है। मिस्टर चेन बोलते हैं कि व्हाट अ कोइंसिडेंस, जो दो कंपनी मेरे प्रोजेक्ट के लिए कम्पीट कर रही थी, आज उनके सीईओ से मेरी मुलाकात हो गई है, बट मैं आज अच्छे मूड में नहीं हूँ, तो किसी और दिन तुमसे बात करूँगा। तभी वहाँ पर शिन्यो आ जाती है। मिस्टर चेन को उसके लिए बुरा लगता है। वो उसे कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर देता हूँ। वो सोचता है कि बेचारी का बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा था। वो उसे कहते हैं कि तुम्हें अपसेट होने की जरूरत नहीं है, तुम इतनी अच्छी और प्यारी लड़की हो कि तुम्हें जरूर एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। शिन्यो कहती है कि आई एम सॉरी, ये सब आपके सामने हुआ। एंड देन वो फूशी हैन को अपने अंकल चेन से इंट्रोड्यूस करवाती है। वो कहती है कि फूशी हैन मेरा चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है और मुझे लगता है कि आपके प्रोजेक्ट के लिए इससे अच्छा कैंडिडेट दूसरा और कोई भी नहीं हो सकता। अंकल चेन शिन्यो की बात मान जाते हैं और फूशी हैन को मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट दे देते हैं, जिसके बाद फूशी हैन और वो ड्रिंक करके अपनी विक्ट्री की सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। वो उससे पूछता है कि क्या आज तुम खुश हो? वो कहती है कि हाँ, आज मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन है, थैंक यू सो मच मेरा साथ देने के लिए, एंड आई बिलीव कि तुम मुझे इस जर्नी में कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करोगे। फूशी हैन उसे ही देखे जा रहा होता है और उसे बोलता है कि ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा माय चाइल्डहुड फ्रेंड। और उसे देखकर साफ पता चल रहा होता है कि वो शिन्यो को लाइक करने लगा है। वो हंसते हुए कहती है कि अच्छा, वो तो मैंने ऐसे ही अंकल चेन के सामने झूठ बोला था। फूशियन कहता है कि नहीं, वो झूठ नहीं था, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि डैड को चिन की फोटो दिखाई देती है और वो उसको थप्पड़ मारते हैं। वो बोलते हैं कि मेरे लाड प्यार ने तुम्हें इतना बिगाड़ दिया है, तुमने मुझे किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। चिन कहती है कि डैड ट्रस्ट मी, मेरी कोई गलती नहीं है, शिन्यो ने मुझे फंसाया है। चिन की मॉम बोलती हैं कि चिल्लाओ मत वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, मैं इसको समझाती हूँ। डैड कहते हैं कि तुम क्या घंटा समझाओगी, इसने तो लिंग फैमिली का नाम को ही मिट्टी में मिला दिया है। तभी वहाँ पर शिन्यो भी आ जाती है। वो चिन को बोलती है कि बस करो, अपनी गलतियों के लिए मुझे ब्लेम मत करो, मैं हमेशा तुम्हें अपनी सिस्टर माना करती थी, पर तुमने मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मुझे चीट किया है। डैड उन्हें घर से निकल जाने के लिए बोलते हैं और साथ ही साथ उनके अकाउंट्स को भी फ्रीज करवा देते हैं। शिन्यो सोचती है कि अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो कि मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। वहीं चिन के दिमाग में ये चल रहा होता है कि तुम ये मत सोचना कि ये खेल यहीं पर खत्म हो गया है, जब तक मैं तुम्हें अपने हाथों से नहीं मारूंगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। चिन घर से निकल जाने के बाद बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है। उसकी मॉम बोलती है कि बस करो, ऐसे तो तुम अपनी हेल्थ को खराब कर लोगी। वो अपनी ही मॉम पर गुस्सा करने लगती है कि मेरी ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है, क्योंकि तुम एक मिस्ट्रेस हो, इसीलिए मेरी कोई भी इज्जत नहीं करता। और तभी मैंने वो हर चीज छीनने की कोशिश की जो शिन्यो की थी। वो अपनी ही मॉम को इतने बुरा भला सुनाने लगती है कि उसकी मॉम उसे 2 थप्पड़ लगा देती हैं। वो कहती है कि मॉम, अब तुम भी मुझे मार रही हो, एक काम करो, तुम मुझे जान से ही मार डालो, वरना मैं लिंग फैमिली को पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगी। आगे हम चिन और
फेंग को रोमांस करता हुआ देखते हैं। फेंग उसे बोलता है कि तुमने मेरी इतनी बड़ी डील को बर्बाद कर दिया है, मैं तुम्हें इजीली माफ करने वाला नहीं था, तुम्हारे मैन को कंट्रोल करना आता है। चिन कहती है कि मैं ही तुम्हारी वन एंड ओनली लवर हूँ, और वो दोनों शिन्यो से अपने इंसल्ट का बदला लेने का प्लान बनाते हैं। और वो प्लान क्या है हमें आगे जाके पता चलेगा। शिन्यो फूशियन से मिलने नाइट क्लब में जाती है, जहाँ पर फूशियन के फ्रेंड्स उसे सिस्टर इन लॉ बोलकर फूशियन को टीज करने लगते हैं। वो अपने दोस्तों को चुप रहने के लिए कहता है। शिन्यो उसे कहती है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा शोर है, कहीं बाहर चलकर बात करते हैं। फूशियन का फ्रेंड कहता है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग आराम से बात करो, दूसरे टेबल पर हम शिफ्ट हो जाते हैं और म्यूजिक का वॉल्यूम भी कम करवा देते हैं। फूशियन बोलता है कि बोलो क्या बात करने आई हो। वो कहती है कि अब तुम अपने प्रॉमिस से बदल रहे हो। वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, फेंग फाइनेंशियली बर्बाद हो गया है, उसको इस लॉस से बाहर आने में कई साल लगेंगे, और चिन रात भर पूरे सोशल मीडिया पर बदनाम हो गई है, और क्या तुम इससे भी ज्यादा उन्हें पनिश करना चाहती हो। शिन्यो के हाथ में रेड वाइन होती है, वो उसे टेबल पर गिराकर कहती है कि हाँ मैं उनकी मौत चाहती हूँ, और वो याद करने लगती है कि किस तरीके से फेंग ने पास्ट लाइफ में उसके बच्चे को टमी के अंदर ही मार डाला था। ये सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। फूशियन उससे पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ है तुम्हें। शिन्यो एकदम से होश में आती है और कहती है कि आई एम सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गई थी। ये बोलकर वो वॉशरूम में चली जाती है। वहाँ कोई पीछे से आकर उसे बेहोश करके अपने साथ क्लब से बाहर ले आता है। फूशियन भी शिन्यो को ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाता है। वो किडनैपर शिन्यो के गले पर चाकू लगाकर बोलता है कि मुझसे दूर रहना, वरना मैं इस लड़की को मार दूंगा। फूशियन का फ्रेंड भी वहाँ पर आ जाता है, जिसको देखकर किडनैपर वहाँ से भाग जाता है। फूशियन कहता है कि कुछ भी करो पर मुझे ये बंदा चाहिए, चाहे इसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े। जिसके बाद वो शिन्यो को अपने घर ले आता है और डॉक्टर उसका चेकअप करने के बाद बोलते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, बस स्ट्रॉन्ग मेडिसिन की वजह से वो बेहोश हो गई है, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। और वो फूशियन को बोलते हैं कि आपके हाथ में भी काफी चोट आ गई है, तो क्यों ना आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलें, वरना आपके हाथ पर नाइफ का निशान रह सकता है। फूशियन बोलता है कि मुझे अपनी कोई भी परवाह नहीं है, बस शिन्यो ठीक हो जाए। वो सारी रात उसके पास बैठकर उसकी केयर करता है। जब उसे लगता है कि शिन्यो नींद से जागने वाली है, तो वो तुरंत रूम से निकलकर ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ जाता है और ब्रेकफास्ट करने का प्रटेंड करने लगता है। शिन्यो की जब नींद खुलती है तो फूशियन को वो बोलती है कि मैं तुम्हारे घर में क्या कर रही हूँ और तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा। वो उसे बोलता है कि कल रात तुम किडनैप होने वाली थी, लकीली मैंने तुम्हें रेस्क्यू कर लिया। शिन्यो कहती है कि ये काम चिन के अलावा किसी और का नहीं हो सकता, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। फूशियन कहता है कि अब तुम्हें होश आ गया है तो कपड़े उतारो। वो कहती है कि बेशरम, ये तुम क्या बोल रहे हो, पहले तुमने मेरी हेल्प की और अब चाहते हो कि मैं अपनी बॉडी तुम्हें दे दूं रीपे करने के लिए। वो बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही ऐसा वैसा सोच रही हो, मैं अपनी शर्ट की बात कर रहा हूँ। वो उसके पास जाकर कहती है कि बाय द वे क्या तुम मुझे जरा भी लाइक नहीं करते हो। वो उसे टीज कर रही होती है। वो उसे बोलता है कि पहले जाकर नहा लो, तुमसे बहुत ही स्मेल आ रही है। ये सुनकर शिन्यो गुस्सा हो जाती है। इतने में ही उसके पास फेंग की कॉल आती है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है और रो रो कर उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। वो उसके सामने प्रेटेंड करती है कि मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ, पर अब तुम्हें हमारे रिश्ते को दोबारा से शुरू करने के लिए मेरे ब्रदर को इम्प्रेस करना होगा और उनसे अपोलोजाइज करना होगा। फेंग कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए सब करने के लिए रेडी हूँ, बस तुम मेरी लाइफ में वापस आ जाओ क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। वो कहती है कि ठीक है, आज एक चैरिटी ऑक्शन होने वाला है जहाँ पर एंशियंट चाइनीज गिफ्ट होंगे, हम लोग वहाँ चलते हैं। मैंने सुना है कि वहाँ पर मिस्टर फूशियन भी आ रहे हैं, ये अच्छा मौका होगा उनके सामने अपनी पावर को दिखाने का। फेंग कहता है कि हाँ क्यों नहीं, और वो उसका ट्रस्ट जीतने के लिए बिना मन के उसे एक किस भी करती है। फिर वो दोनों ऑक्शन में पहुँच जाते हैं। वहाँ आने का मकसद सिर्फ एक ही था, बेकार की चीजों में फेंग के पैसे लगवाना और दूसरों के सामने फेंग को फुल प्रूफ करना, और होता भी ऐसा ही है। फूशियन और वो एक दूसरे से बिडिंग जीतने के लिए कम्पीट करते हैं और फेंग सस्ती सी कैंडल को भी 100 मिलियन में खरीद लेता है, जिसके बाद सभी उसका मजाक बनाने लगते हैं। शिन्यो फूशियन को थैंक यू बोलती है। आज फेंग के साथ सीन करके काफी मजा आया, कल के सभी न्यूज़पेपर की हेडलाइन में वही होगा। फूशियन भी शिन्यो को हैप्पी देखकर सीक्रेटली स्माइल करता है। शिन्यो
शिन्यू कैंडल लेकर घर आती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात सबसे पहले चिन से होती है। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर वापस कैसे आ गई। चिन कहती है कि क्या हुआ सिस्टर, तुम्हें अच्छा नहीं लगा मेरा यहाँ पर आना? वैसे भी हम यहाँ पर खुद नहीं आए हैं, डैड हमें लेकर आए हैं, क्योंकि तुम जानती हो कि डैड मुझे और मेरी मॉम को कितना प्यार करते हैं। तभी चिन को लगता है कि वहाँ पर डैड आने वाले हैं। वो ऐसा प्रेटेंड करती है जैसे शिन्यो ने उसे एक थप्पड़ मारा है। डैड शिन्यो को बोलते हैं कि ये तुम्हारी सिस्टर है, तुम्हें इससे इतनी नफरत नहीं करनी चाहिए। चिन मन ही मन में खुश हो रही होती है। शिन्यो सोचती है कि लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी, मुझे अब कुछ और सोचना ही पड़ेगा। उसके बाद वो अपने ब्रदर शिंगयान से मिलने जाती है और उसे कैंडल गिफ्ट करती है। वो पूछता है कि क्या तुम मुझे ये एक्सप्लेन कर सकती हो कि तुम चाहती क्या हो? पहले तुम उस कमीने इंसान से अपनी शादी कैंसिल करवा चुकी हो और आप उसी के साथ हैंग आउट कर रही हो, आखिर क्यों? क्या तुम उसे अभी भी लाइक करती हो? वो अपने ब्रदर को कहती है कि मैं अभी आपको ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट ट्रस्ट मी, मैं सब हैंडल कर लूंगी। उसका ब्रदर कहता है कि ठीक है, पर खुद को हर्ट मत होने देना। वहीं पर आज फूशियन के घर पर ईस्टर्न सब प्रोजेक्ट की सक्सेस पार्टी होने वाली होती है। चिन उसमें जाने के लिए अपनी मॉम को इमोशनल ब्लैकमेल करती है, खुद के गले पर नाइफ रखती है कि मुझे वहां जाने के लिए शिन्यो की मॉम का ग्रीन पर्ल नेकलेस चाहिए, जिसकी कीमत 900 मिलियन होती है। वो अपनी मॉम को कहती है कि आपके डैड से शादी हुई कितना ही टाइम हो चुका है, लेकिन आज भी सब मुझे एक मिस्ट्रेस की डॉटर ही बोलते हैं। मेरी सोसाइटी में कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। मुझे वो नेकलेस चुरा कर दो, वरना मैं खुद को खत्म कर दूंगी। वहीं फैंग के डैड उसे थप्पड़ लगाते हैं कि उनकी सभी न्यूज़पेपर में उसी की न्यूज होती है कि वो कितना खराब बिजनेसमैन है, उसे फाइनेंशियल नॉलेज भी नहीं है। उसके डैड कहते हैं कि तुम पहले ही ईस्टर्न सब प्रोजेक्ट को गवा चुके हो और ऊपर से अननेसेसरी एक्सपेंस कर रहे हो। अगर यही हाल चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हम लोग रोड पर आ जाएंगे। अब हम फूशियन की पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ पर चिन के फ्रेंड्स उसके बारे में गॉसिप्स कर रही होती हैं कि तभी वो पार्टी में एक्सपेंसिव ग्रीन पर्ल का नेकलेस पहनकर पहुंच जाती है और सबके सामने स्टाइल मारने लगती है और उसकी फ्रेंड भी उसकी तारीफों के पुल बांधने लगती हैं कि ये नेकलेस कितना प्रिटी लग रहा है तुम पर। और तभी शिन्यो वहाँ पर आ जाती है और उसने भी ग्रीन पर्ल नेकलेस पहना हुआ था। वो आते ही चिन को थप्पड़ मारती है और उसके गले से नेकलेस को उतार लेती है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसने फेक नेकलेस पहना हुआ था। सभी लोग जो थोड़ी देर पहले उसकी तारीफ कर रहे थे अब उसके ऊपर हंसने लगते हैं। सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़कर बाहर ले जाने लगती है। लड़ाई के बीच में शिन्यो के हाथ पर थोड़ी सी चोट लग जाती है। फूशियन उसे पूछता है कि तुम ठीक हो? उन दोनों को बात करता देखकर शिन्यो का ब्रदर शिंगयान वहाँ पर आ जाता है। वो अपनी सिस्टर से कहता है कि क्या तुम दोनों अभी भी क्लोज फ्रेंड हो? शिन्यो पूछती है कि इसका क्या मतलब है? वो बोलता है कि तुमने इसे पहचाना नहीं, ये तुम्हारे बचपन का फेवरेट फ्रेंड शो बाओ है। ये सुनकर वो हंसने लगती है कि क्या ये सच्ची में वही मोटा है जिसके साथ मैं घर घर खेला करती थी और वो हमेशा मेरी वाइफ बनता था। वो एक्साइटेड होकर फूशियन को गले लगा लेती है और वो एम्बैरेस होकर कहता है कि अब बस भी करो, मैं बच्चा नहीं रहा और प्लीज मुझे इस नाम से बुलाना बंद कर दो। उन लोगों को साथ में देखकर फैंग जेलस हो जाता है और शिन्यो को उसे दूर करते हुए कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहो। फूशियन कहता है कि जब तुम्हारे पास ऑलरेडी गर्लफ्रेंड थी तो तुम दूसरी लड़की को पार्टी में क्यों लेकर आए हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था? वो कहता है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम्हें इससे कोई भी लेना देना नहीं है। वो शिन्यो को अपने साथ ले जाता है, जहाँ वो उसे ड्रग्स देकर बेहोश कर देता है और अपने बेड पर लाकर पटक देता है। वो कहता है कि अभी तक तुमने मुझे खुद को टच करने नहीं दिया है, पर देखो आज मैं तुम्हें यहाँ ले आया हूँ। ये बोलकर वो उसे किस करने ही वाला था कि तभी फूशियन वहाँ आकर उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। फैंग कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेडरूम में आने की? दिखता नहीं है कि ये हमारा पर्सनल टाइम है। फूशियन का फ्रेंड कहता है कि मारो इसे, इसने मेरे ब्रदर की वुमेन को टच किया है। फूशियन उसे फिर से अपने घर ले आता है। शिन्यो घबराते हुए होश में आती है और कहती है कि फैंग ने मुझे ड्रग्स देकर बेहोश कर दिया था। थैंक यू शो बाओ, तुम मेरे रियल गार्डियन एंजल हो। जब भी मुझे किसी की हेल्प चाहिए होती है तो तुम मेरे सामने आ जाते हो। फूशियन उसके लिए बहुत ही वरिड होता है और वो उसे कहता है कि अब बस बहुत हो गया, मैं तुम्हें तुम्हारी लाइफ को डेंजर में डालने नहीं दूंगा। शिन्यो पूछती है कि क्या तुम्हें पता चला कि वो कौन था जिसने उस दिन बार में मुझ पर अटैक किया था? वो उसे बताता है कि उसे चिन ने ही भेजा था। शिन्यो कहती है कि अब मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। पार्टी वाले इंसिडेंट के बाद सब लोग
चिन और उसकी मॉम की बहुत ही इंसल्ट करते हैं, लाइक ये मिस्ट्रेस की डॉटर है और खुद को लिंग फैमिली की एल्डर वुमन बनाना चाहती है। उस दिन घर आने के बाद शिंगयन और डैड के बीच में बहस हो जाती है। स्टेप मॉम और चिन के लिए डैड बोलते हैं कि भूलो मत कि अगर तुम मेरा ब्लड हो तो चिन भी मेरी ही ब्लड लाइन है, मेरे होते हुए कोई भी मेरी वाइफ और डॉटर को बुली नहीं कर सकता। शिंगयन बोलता है कि मैंने खुद देखा है कि ये किस तरीके से मेरी सिस्टर को ट्रीट करते हैं, ये लोग बहुत ही घटिया हैं, मैं इनके साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकता, अगर आप इन्हें घर से नहीं निकालोगे तो मैं खुद ही घर छोड़कर चला जाऊंगा। शिन्यो उसे बहुत रोकती है पर वो नहीं मानता और अपना सामान लेकर वो घर से जाने लगता है और शिन्यो को कहता है कि तुम मेरी सिस्टर हो, तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जब भी मेरी हेल्प की नीड हो तो मुझे कॉल कर लेना। दूसरी तरफ फैंग किसी भी हालत में लिन ग्रुप के शेयर्स को हड़पना चाहता था तो वह शिन्यो को इम्प्रेस करने में लग जाता है और उसे डायमंड रिंग देकर प्रपोज करता है, लेकिन फूशियन वहां आकर उसका सारा प्लान चौपट कर देता है और उसे कहता है कि क्या तुम लिन ग्रुप की डॉटर को फेक रिंग के साथ प्रपोज करना चाहते हो। शिन्यो कहती है कि क्या कहा, अगर तुम ऐसे ही करोगे तो मैं कभी भी तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट करने वाली नहीं हूँ। जिसके बाद फैंग एज अ ब्राइड मनी शिन्यो के लिए प्रॉपर्टी खरीदता है। फूशियन भी शिन्यो को रिंग गिफ्ट करता है। वो कहती है कि तुम मुझे ब्राइड रिंग क्यों दे रहे हो। वो शाय होकर इधर उधर की बातें करने लगता है। शिन्यो खुद ही आगे बढ़कर उसे किस कर लेती है। यहाँ उन दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। शिंगयन को भी उसके बारे में पता चल जाता है बिकॉज वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश नजर आ रहे थे। शिन्यो भी अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोच रही थी कि एक गलत पर्सन ने किस तरीके से मेरी पूरी लाइफ को बर्बाद कर दिया। इवन शिंगयन भी अपनी सिस्टर के लिए हैप्पी होता है। वहीं दूसरी ओर चिन शिन्यो को बताती है कि तुम्हारे ब्रदर का एक्सीडेंट में डेथ हो गई है और तुम यहाँ पर फन कर रही हो। यह सुनते ही शिन्यो बेहोश हो जाती है। फूशियन उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है। वो होश में आने के बाद सारी इन्वेस्टिगेशन करती है जहाँ उसे पता चलता है कि चिन ने उसके ब्रदर का कार एक्सीडेंट करवाया था बट लकीली वो उसमें बच गया है। फूशियन और वो उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं और उसे सबसे हाइड करके रखते हैं। वहीं पर चिन इस मौके का फायदा उठाने के लिए बोर्ड मीटिंग बुलाती है जिसमें डैड चिन को अपना वारिस बताते हैं। शिन्यो कहती है कि डैड आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम आपकी लीगल चाइल्ड हैं और आप हमारे होते हुए सब कुछ चिन को देना चाहते हो। चिन कहती है कि ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, डैड और बोर्ड मेंबर्स का यही डिसीजन है और उसी को माना जाएगा। शिंगयन के बाद सिर्फ मैं ही लिन ग्रुप को संभालने के लिए लायक हूँ, वैसे भी तुम तो शादी करके यहाँ से जाने वाली हो। वो शिन्यो को बुली कर रही होती है। इतने में ही हम शिंगयन को व्हील चेयर पर आता हुआ देखते हैं। यहाँ उसे सही सलामत देखकर चिन की बोलती बंद हो जाती है। वो उसे कहती है कि तुम जिंदा हो लेकिन मैंने तो तुम्हें कार एक्सीडेंट में मरवा दिया था। उसका कन्फेशन सुनते ही शिन्यो उसे अरेस्ट करवा देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि चिन ने अपने डैड को ब्लैकमेल किया था, अगर आप मुझे लिंग ग्रुप का प्रेसिडेंट नहीं बनाएंगे तो मैं आपके दोनों बच्चों को मार दूंगी। डैड शिन्यो और शिंगयन से अपोलोजाइज करते हैं उनकी गलतियों के लिए। दूसरी तरफ फैंग अभी भी खुद के प्लान को अंजाम देने के लिए शिन्यो को परस्यू करता रहता है। अब फाइनली वो टाइम आ गया था जिसमें शिन्यो उसे पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करने वाली थी। जी हाँ, वो उसे शादी करने के लिए हाँ बोल देती है और उसे अच्छा खासा ब्राइड मनी भी वसूल करती है। वेडिंग सेरेमनी चल रही होती है कि तभी एक लड़की वहाँ आकर कहती है कि ये शादी नहीं हो सकती क्योंकि वो और फैंग काफी टाइम से डेट कर रहे हैं और उसने मुझे शादी का प्रॉमिस किया था। यही नहीं, उसने मुझे बोला था कि वो सिर्फ और सिर्फ शिन्यो का यूज कर रहा है ईस्टर्न सब प्रोजेक्ट और लिंक ग्रुप को टेक ओवर करने के लिए। ये सुनते ही सभी लोग फैंग को बुरा भला सुनाने लगते हैं। वो जैसे तैसे करके खुद को इस सिचुएशन से निकालकर भागने की कोशिश करता है पर पुलिस उसे फ्रॉड करने के इल्जाम में अरेस्ट कर लेती है। शिन्यो रिलैक्स फील करती है, उसे लगता है कि वो जो करना चाहती थी उसने कर दिया है। यहाँ पर फूशियन के सामने शिन्यो को गर्ल्स प्रॉब्लम होने लगती है। फूशियन तो डर जाता है और उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसकी कुछ ज्यादा ही केयर करने लगता है। वो उसे कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। लेकिन अभी अभी शिन्यो ने उसे क्लियरली कोई आंसर नहीं दिया था और ना ही उसकी रिंग को एक्सेप्ट किया था, जिसकी वजह से वो कहीं अपसेट होता है और सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए शिन्यो को अपना बनाने के लिए। उसका सेक्रेटरी उसे कुछ फनी एडवाइस करता है। वो कहता है कि लगता है कि तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, चुपचाप अपना काम करो जाकर। वो उसी के बारे में सोचता
हुआ अपनी कार में बैठ रहा होता है। तभी उसके पास एक फोटो आती है जिसमें किसी ने शिनियो के हाथ पैर बांधकर उसे किडनैप करके बिठाया हुआ था। और जैसे ही हम जानते हैं कि वो पर्सन एज यूजुअली फेंग होता है और वो फूशियान को मैसेज करके कहता है कि अगर तुम्हें इसकी जान प्यारी है तो मेरे बताए हुए एड्रेस पर आ जाओ। फूशियान अपने फ्रेंड को कॉल करके पता करता है तो वो बताता है कि फेंग को बेल मिल गई है। अब वो पुलिस स्टेशन के बाहर आ चुका है। फूशियान ये सुनते ही बिना कुछ सोचे समझे शिनियो को प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंच जाता है, जहां फेंग कहता है कि क्या सच में तुम इस वुमेन के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डाल सकते हो? सीरियसली तुम ओवर इमोशनल पर्सन हो। फूशियान कहता है कि बकवास बंद करो, इसे यहाँ से जाने दो। तुम्हें जो भी बात करनी है वो मुझसे करो, मैं तुम्हारी सभी डिमांड्स को पूरा कर दूंगा, पर तुम शिनियो को जरा सा भी हर्ट करने की कोशिश मत करना। शिनियो सोचती है कि क्या ये बंदा सही में मुझे इतना प्यार करता है। फेंग बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा और तुमने ही इस बिच के साथ मिलकर मेरी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा दी, मेरी कंपनी को बर्बाद कर दिया। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं तुम दोनों से कितनी ज्यादा नफरत करता हूँ। फूशियान बोलता है कि मेरी बात का यकीन करो, तुमने जितना कुछ भी खोया है मैं तुम्हें उसका डबल देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर फेंग साइको होकर स्माइल करने लगता है। शिनियो उसे कहती है कि फूशियान तुम्हें मेरे लिए इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी मेरे लिए काफी कुछ कर चुके हो। फेंग शिनियो के गले पर नाइफ लगाकर कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें लगता है कि तुम इसे यहाँ से जिंदा वापस लेकर जा पाओगे? फूशियान कहता है कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी के 30% शेयर्स दूंगा, पर प्लीज तुम इसे कुछ भी मत करना। फेंग चिल्लाकर कहता है कि मुझे पूरा फू ग्रुप चाहिए। फूशियान कहता है कि मेरा यकीन करो, ये सब मेरे हाथ में नहीं है। फू ग्रुप के चेयरमैन ग्रैंडपा हैं, सब कुछ उनके कंट्रोल में है। तुम मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं सारा फू ग्रुप तुम्हें दे दूंगा। फेंग कहता है कि क्या मैं तुम्हें पागल लगता हूँ जो तुम्हारी बातों पर यकीन करूंगा? शिनियो तुम्हारी वीकनेस है, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो मेरे सामने घुटने टेको और अभी के अभी ग्रैंडपा को कॉल करो, वरना मैं इसे मार दूंगा। शिनियो रोते रोते कहती है कि शू बाओ तुम इसकी बात को मत मानो, पर फूशियान के पास और कोई भी रास्ता नहीं होता है। वो फेंग की बात मानकर नील डाउन कर लेता है और सही मौका देखकर फेंग को धक्का दे देता है और जल्दी से शिनियो के हाथ को खोल देता है। फेंग फूशियान के बैक पर नाइफ से अटैक करता है। शिनियो जोर से रोने लगती है और तभी फूशियान का दोस्त पुलिस लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है, पर तब तक फूशियान बेहोश हो चुका था। वो लोग फूशियान को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। ग्रैंडपा भी अब्रॉड से वापस आ जाते हैं। फूशियान का दोस्त ग्रैंडपा से माफी मांगता है। वो कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने अच्छे से फूशियान को प्रोटेक्ट नहीं किया। इधर शिनियो इन सब का ब्लेम अपने सर पर ले लेती है। वो कहती है कि ये मेरी गलती है, ये सब मेरे रिवेंज लेने की वजह से हुआ है। आज फूशियान की जो भी हालत है उसका जिम्मेदार मेरे अलावा और कोई नहीं है। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता क्योंकि उसने मुझसे शादी करने का प्रॉमिस किया है। वो बहुत ज्यादा रोने लगती है तो ग्रैंडपा कहती है कि बस करो, वो मेरा ग्रैंडसन है, उसे कुछ भी नहीं होगा, तुम देखना कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। फूशियान का दोस्त कहता है कि मैंने सिर्फ सुना था कि वो फू ग्रुप के चेयरमैन काफी कोल्ड हार्टेड हैं, पर आज देख भी लिया। ग्रैंडपा कहते हैं कि चुप करो, क्या तुमने सुना नहीं कि डॉक्टर ने बोला है कि ये इंजरी सिर्फ ऊपर ही है, ज्यादा गहरी नहीं है, इसीलिए तुम लोग रोना धोना बंद कर दो वरना तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। तुम्हारे रोने से मेरे सर में दर्द हो रहा है। ग्रैंडपा कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं। शिनियो कहती है कि ग्रैंडपा क्या आप सच में फूशियान के बायोलॉजिकल ग्रैंडपा हैं, क्योंकि आपको तो उसकी जरा सी भी फिक्र नहीं है। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम मेरे ग्रैंडसन की चॉइस हो, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, वरना मैं तुम्हारे फेवर में जरा भी ना बोलूं। वैसे भी तुमने बचपन में उसकी हेल्प की है, इसीलिए वो तुम्हारे साथ शादी करके तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता है। शिनियो कहती है कि मैं समझी नहीं। वो उसे बताते हैं कि जब फूशियान छोटा था तब उसके डैड का किसी और वुमेन के साथ अफेयर चल रहा था और उसने ये सब अपनी आंखों से देखा था। उसके मॉम डैड सारा टाइम एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे और उसकी मॉम धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो अपना सारा गुस्सा फूशियान को मार पीट कर निकालती थी, जिसकी वजह से मेरे प्यारे ग्रैंडसन का सारा बचपन ट्रॉमा में निकल गया और वो सबसे अलग अलग रहने लगा। ना ही किसी से वो बात करता और ना ही अच्छे से खाना खाता, इवन कुछ नहीं तो अपने बोलने की कैपेसिटी भी वो खो चुका था। लेकिन जब से तुम उसकी लाइफ में आई हो तो वो फिर से नॉर्मल बच्चों की तरह एक्टिव हो गया था। तुम्हारे साथ प्लेग्राउंड में खेलना उसके दिन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया था, इसीलिए सिर्फ तुम ही मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनने के लिए क्वालिफाइड हो। ये सुनकर वो खुश हो जाती है। सर्जरी के बाद फूशियान ऑपरेशन
ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ जाता है। डॉक्टर बोलते हैं कि अभी भी पेशेंट पर एनेस्थीसिया का असर है, थोड़ी देर बाद वो होश में आ जाएंगे। होश में आने के बाद ग्रैंडपा अपने ग्रैंडसन से मिलने जाते हैं। वो कहता है कि ग्रैंडपा आप यहाँ पर कैसे आ गए। ग्रैंडपा बोलते हैं कि कमीने, अगर तू हॉस्पिटल में ऐसे लेटा रहेगा तो मुझे ही तो आना पड़ेगा ना। और क्या हुआ, तुम्हें मुझे देखकर खुशी नहीं हुई क्या? फुशियन कहता है कि ग्रैंडपा शिन्यू कहाँ पर है, कहीं आपने उसे यहाँ से गुस्से में भगा तो नहीं दिया। ग्रैंडपा बोलते हैं कि तू मुझे किस तरह का पर्सन समझता है। बाय द वे, जिसका तुम वेट कर रहे हो वो बाहर है और तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा वरिड है। वो कहता है कि ग्रैंडपा आप जल्दी से बाहर जाओ और उसे अंदर भेजो। ग्रैंडपा कहते हैं कि वो तुम्हारे लिए कैफेटेरिया से सूप लेने गई है। जहाँ हमें पता चलता है कि जो हमारी स्टोरी का मेन विलन है फेंग, वो फुशियन के डैड का नाजायज बेटा है। फुशियन बोलता है कि ग्रैंडपा आप उसके जेल जाने पर दुखी हुए होंगे। ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे उस कमीने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मेरी तरफ से वो मर भी जाए तो भी मुझे कोई मतलब नहीं है। उसकी एग्जिस्टेंस ही हमारी फैमिली के नाम पर धब्बा है। मेरा सिर्फ एक ही ग्रैंडसन है और वो तुम हो। ये बोलकर ग्रैंडपा बाहर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शिन्यो आती है। उसके आने पर फुशियन बोलता है कि मेरे हार्ट में पेन हो रहा है, जल्दी से कुछ करो। जैसे ही वो उसकी चेस्ट पर अपना हाथ रखती है तो वो जल्दी से अपनी पॉकेट से रिंग निकाल कर उसके हाथ में पहना देता है और वो शादी के लिए हाँ भी कह देती है। यहीं पर हमारे ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी तो लगी होगी, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू, बाय बाय।